Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear viewers. It's Ikra Khan welcoming you once again on behalf of Maths Box. I'm here to deliver lecture number 4 of set theory, in which we will discuss composition of relations. स्टूडेंट्स, हमारी डिस्कशन चल रही थी सेट थ्योरी के चैप्टर नंबर 3 रिलेशंस पर। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से जिन्होंने अभी तक मैथ्स बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें और थम्स अप का बटन भी प्रेस करें ताकि इस चैनल की रीसेंट अपडेट से आप लोग अवेयर रहें। बगैर वक्त ज़ाया किए मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आज जो हम लोगों ने सेट थ्योरी में टॉपिक डिस्कस करना है, दैट इज़ बेसिकली composition of relations। कंपोजिशन ऑफ रिलेशन का मैं रफ आइडिया आपको देने लगी हूँ और उसके बाद जो है मैं आपको प्रॉपर डेफिनेशन बताऊंगी कि कंपोजिशन ऑफ रिलेशन से क्या मुराद होती है। कंपोजिशन का मतलब दो रिलेशंस को आपने ज्वाइन करना है, मतलब दो रिलेशंस को मिला के आपने एक थर्ड रिलेशन डिफाइन करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक रिलेशन है आर जो सेट ए से बी तक डिफाइन किया गया है, और एक रिलेशन है आपके पास एस जो कि बी से सी तक डिफाइन किया गया है। अगर आप इसकी कंपोजिशन डिफाइन करना चाहते हैं तो उसको आप लिखते इस तरह से, उसकी नोटेशन ये होती है ROS, ठीक है। और अब की बार वो फंक्शन डिफाइन होगा कहाँ से, ए से लेके सी तक। इन शॉर्ट, ये जो दरमियान में आपकी कॉमन चीज़ होती है इसको आप स्किप कर देते हैं। तो फर्स्ट से एंड तक जो आपका फंक्शन है वो बेसिकली क्या है, कंपोजिशन। अब मैं इसको बाकायदा वर्ड्स में डिफाइन करने लगी हूँ कि वर्ड्स में आप इसको किस तरीके से डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में डिफाइन करेंगे। कंपोजिशन ऑफ रिलेशन है, लेट ए बी सी बी सेट्स, आपके पास 3 सेट्स हैं और आर आपके पास रिलेशन है कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक, ठीक है, आर रिलेशन है। और एस बी रिलेशन फ्रॉम बी टू सी, मतलब एक और रिलेशन है एस जो बी से सी तक डिफाइंड है। देन ये जो आर और ये एस जो है आपके पास, वो एक और रिलेशन बनाएगा या डिफाइन करेंगे कहाँ से कहाँ तक, ए से सी तक, जिसको आप डिनोट करते हो आर कंपोजिशन एस, और इसको डिफाइन आप इस तरीके से करते हो आर कंपोजिशन एस, क्योंकि ये रिलेशन है और रिलेशन में आप क्या करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स को रखते हैं, और ऑर्डर्ड पेयर्स आपने ध्यान से रखने हैं। अब आपने आर कंपोजिशन एस जो है वो बेसिकली कहाँ से कहाँ तक डिफाइन किया है, ए टू सी, लिहाजा इसके ऑर्डर्ड पेयर में ए और सी होगा, ठीक है। और ए और सी है लेकिन बी भी तो यहाँ पर है, उसने 3 सेट्स किए ए और सी में से तो हमने ऑर्डर पेयर बना लिया, फिर बी कहाँ गया, तो यहाँ इसके बारे में आपने लिखना है देयर एग्जिस्ट B belongs to capital B for which, जिसके लिए क्या होता है, अब जब ये B आ गया, इस B को जब आप A के साथ अटैच करेंगे तो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। चले मैं यहाँ पर नहीं लिखती, ये इसी के आगे आपने लिखना है, मैं यहाँ छोटा सा करके लिख लेती हूँ कि इस A के साथ इस B को अगर आप मैच करेंगे तो आपको पता है ए और बी ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, और ए और बी ऑर्डर्ड पेयर के लिए रिलेशन क्या डिफाइन किया गया है, आर। मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर आपका किससे बिलोंग करना चाहिए, आर से। और इसी तरीके से अगर आप इस बी को सी के साथ अटैच करेंगे तो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा आपका बी सी, और वो बिलोंग करना चाहिए किससे, बी और सी के लिए रिलेशन आपका एस है। मतलब ये कंडीशन आप किसके लिए डिफाइन करते हैं, कंपोजिशन ऑफ रिलेशन के लिए, कि आर कंपोजिशन एस में ऑर्डर्ड पेयर ए सी इस तरीके से एग्जिस्ट करेंगे कि इनके करस्पॉन्डिंग आपके पास इस दरमियान वाला जो सेट होगा जो मिस हुआ है, जो दोनों में था, बी दोनों में था, ये ए टू बी, ये फिर बी टू सी, उसमें से एक एलिमेंट इस तरीके से निकलेगा कि अगर मैं उसको ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट से अटैच करूंगी तो वो अटैचमेंट आर रिलेशन के तहत होगी, और अगर उस बी को मैं इस ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट के साथ अटैच करूंगी तो वो अटैचमेंट आपके पास सेकंड रिलेशन एस के तहत हुआ करेगी। तो ये बेसिकली कंपोजिशन ऑफ रिलेशन है। हम इसको
एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ये आपके पास मैंने डाटा लिख दिया, 3 सेट्स हैं ए बी सी, ठीक है। एक रिलेशन मुझे आर डिफाइन था, वो इस तरीके से एक डिफाइन है एस। मैंने इनकी कंपोजिशन बनानी है, दोनों को अटैच करना है। कंपोजिशन बनाने के लिए पहले मैं इसको हेल्प किसकी हेल्प से करूँगी। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशंस सिखाया था, जिसमें हमने एरो डायग्राम आपको सिखाई थी। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं लिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो प्लीज़ गो थ्रू कर लें। तो पहले मैं इसकी एरो डायग्राम बनाऊंगी, एरो डायग्राम से फिर आप कंपोजिशन ऑफ रिलेशन या आर और एस की कंपोजिशन आप आसानी से निकाल पाएंगे, ठीक है। इसके लिए क्या होता है कि आपने डिस्क बनानी होती हैं, डिसजॉइंट डिस्क बनाते हैं आप, क्योंकि आपके पास 3 सेट्स हैं तो आप 3 डिस्क बनाएंगे और उनके एलिमेंट्स को आप अंदर लिख देंगे। ये आपके पास क्या है, बेसिकली ए है, ये आपके पास बी है और ये आपके पास सी है। बी में क्या मौजूद है, ए बी सी डी, और सी में आपके पास क्या मौजूद है, एक्स वाई जेड। रिलेशन आर जो बेसिकली आपका डिफाइन हो रहा है वो ए और बी में, यहाँ पर आपका रिलेशन क्या डिफाइन हो रहा है, आर। और किस तरीके से डिफाइन हो रहा है कि 1 आपका किसके साथ अटैच हो रहा है, ए के साथ, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करके लिख देती हूँ ताकि आपको यहाँ पर 1 की अटैचमेंट वाज़ेह तौर पे नज़र आ जाए। फिर उसके बाद 2 अटैच हो रहा है आपके पास किसके साथ, डी के साथ। फिर 3 अटैच हो रहा है आपका ए के साथ। फिर 3 अटैच हो रहा है बी के साथ। फिर 3 अटैच हो रहा है आपका डी के साथ, ठीक है। और नेक्स्ट आपको क्या कहता है, इस रिलेशन के तहत बी अटैच हो रहा है आपका एक्स के साथ, बी अटैच हो रहा है आपका जेड के साथ, सी को रिलेट किया गया है वाई के साथ और डी को रिलेट किया गया है जेड के साथ। अब हमने क्या करना है, हमने इसकी बेसिकली आर कंपोजिशन एस निकालना है। आर कंपोजिशन एस में ऑर्डर्ड पेयर आपके किस तरीके से होंगे, पहले सेट से एक एलिमेंट आएगा और लास्ट वाला सेट जो सी है उसमें से एक एलिमेंट आएगा। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखें तो ये आपके पास क्या बनेगा, 1 रिलेट हो रहा है ए के साथ, लेकिन ए आगे रिलेट नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि ये बी और सी के दरमियान में जो आपके पास रिलेशन था वो एस था, वो आगे प्रोसीड नहीं हो रहा। मतलब आपको फर्स्ट एलिमेंट तो मिल गया लेकिन लास्ट सी में से उसके करस्पॉन्डिंग कोई एलिमेंट नहीं मिला, तो वो कंपोजिशन का हिस्सा नहीं हो सकता। इसी तरीके से नेक्स्ट देखें कि 2 आपका अटैच हो रहा है डी के साथ, ठीक है, और डी अटैच हो रहा है किसके साथ, जेड के साथ। तो इसका मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट आपने लिखना है 2 और वो लास्ट में किसके साथ अटैच हुआ, जेड के साथ, तो ये कंपोजिशन का हिस्सा बन गया। उसके बाद नेक्स्ट देखें आपके पास 3 अटैच हो रहा है ए के साथ और ये आगे किसी के साथ अटैच नहीं हो रहा है, लिहाजा ये कंपोजिशन का हिस्सा नहीं हो सकता। 3 अटैच हो रहा है आपका बी के साथ और बी अटैच हो रहा है आगे एक्स के साथ, लिहाजा 3 और बी आपस में रिलेट होंगे। मतलब मैं यहाँ पर लिखूंगी 3x। इसी तरीके से 3 रिलेट हो रहा है आपके पास, ये मैंने बता दिया बी, और वो एक्स से रिलेट हो रहा है। फिर इसी तरीके से 3 जब बी के साथ रिलेट हुआ तो बी आगे जेड के साथ भी रिलेट हो रहा है, तो मतलब एक आपके पास रिलेशन बनेगा 3z ऑर्डर्ड पेयर, सॉरी रिलेशन कह रही है। इसी तरीके से आप देखें 3 आपका डी के साथ अटैच है और डी जेड के साथ अटैच है, मतलब 3z बनेगा, वो पहले से लिख लिया है, उसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से आप जितने रिलेशन देखेंगे दोबारा इन्हीं में से कोई होंगे, तो ये आपके पास क्या डिफाइन हो चुका है, ये आपके पास कंपोजिशन डिफाइन हो चुकी है। ये बेसिकली आपके पास कंपोजिशन है किसकी, रिलेशन आर और एस की। मतलब आर और एस को मिला के आपने एक थर्ड रिलेशन बनाया है, उन दोनों की मदद से बनाया, लिहाजा उस नए वाले रिलेशन को हम नाम देंगे आर कंपोजिशन एस। ज़रूरी नहीं है कि ये 3 के दरमियान में बने, ये 4 के दरमियान में बन सकता है, ये 5 के दरमियान में भी बन सकता है, ठीक है। इस तरीके से आगे प्रोसीड करते जाएंगे। अभी इसी रिलेशन को, कंपोजिशन को मैंने आपके सामने
जो है एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट किया है। अभी मैं यही चीज़ किसके थ्रू रिप्रेजेंट करूँगी, ये मैं मैट्रिक्स बनाऊंगी, मतलब कंपोजिशन ऑफ रिलेशन की मैं मैट्रिक्स बनाऊंगी, यही एग्जांपल लेते हुए। कंपोजिशन की अगर आप मैट्रिक्स बनाना चाहें, मतलब कंपोजिशन ऑफ रिलेशन और मैट्रिसेस, वो किस तरीके से होगी वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया है। जिन्होंने लेक्चर नहीं लिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वो प्रीवियस लेक्चर्स को गो थ्रू कर लें। मतलब आर और एस है, ये कंपोजिशन है रिलेशन आर और रिलेशन एस की। आर का स्टार्टिंग पॉइंट लिया जाता है ए, और एस का एंडिंग पॉइंट लिया जाता है, और एस का एंडिंग पॉइंट आपके पास है सी। जब आप इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे, मतलब आर कंपोजिशन एस की मैट्रिक्स फॉर्म जब आप बनाने लगेंगे, तो आपको बताया था कि सबसे पहले आप रेक्टेंगुलर एरे बनाते हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर एरे में जो कॉलम्स होते हैं वो पहले सेट जो के एलिमेंट्स होते हैं वो डिफाइन करते हैं। इसी तरीके से जो आपके पास रोज जो होती हैं वो पहले सेट के एलिमेंट्स डिफाइन करते हैं। कॉलम्स जो होते हैं वो सेकंड जो लास्ट वाला होता है उसके एलिमेंट्स डिफाइन करते हैं। ये मैं कॉलम्स बना रही हूँ एक्स वाई जेड। अब इस रिलेशन के थ्रू अगर तो रिलेट होते हुए तो आंसर में आप क्या पुट करेंगे, 1 अदरवाइज 0। 1 और x आपको कहीं रिलेट होता हुआ नजर नहीं आ रहा, 0। 1 और y कहीं रिलेट होता हुआ नजर नहीं आ रहा, 1 और z कहीं रिलेट होते हुए नजर नहीं आ रहा। 2 और x नहीं है, 0। 2 और y नहीं है, 0। 2 और z है यहाँ पर, इसकी जगह यहाँ पर 1 आ जाएगा। 3 और x यहाँ पर नजर आ रहा है, 1 आ गया। 3 और y नहीं है, 3 ऑफ z 1 है। 4 किसी के साथ आपको रिलेट होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो ये बेसिकली आपने मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बना ली है किसकी, ये आपने कंपोजिशन की बना ली है। अब एक और जो तरीका है वो मैं यहाँ पर डिफाइन करने लगी हूँ आपको, कि ये तो है कि आपने कंपोजिशन पहले निकाल ली और उसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बना ली। एक अगर आप मैट्रिक्स कंपोजिशन आपने नहीं बनाई हुई और आपके पास बस रिलेशंस हैं, तो आप उन दोनों की मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बनाएं और दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो वो भी आपके पास किसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगी, वो भी आपके पास कंपोजिशन की ही मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगी। तो अब उस तरीके से करते हैं। आपके पास रिलेशन आर है, रिलेशन आर की जो मैट्रिक्स बनेगी वो मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ। उसी तरीके से सबसे पहले आप क्या निकाल लेंगे, यहाँ पर आर रिलेशन है आपकी बार, तो आर जो है वो आपका ए से बी तक है। तो रोज आप पहले वाले सेट हमेशा रोज डिफाइन करते हैं, दूसरा वाला सेट आपके पास हमेशा कॉलम को डिफाइन करता है। और इस रिलेशन के थ्रू देखें कि अटैच होता है या नहीं। 1 ए के साथ अटैच हो रहा है, आंसर 1 आएगा। 1 बी के साथ अटैच नहीं होता, 1 सी के साथ नहीं है, 1 डी के साथ नहीं है। 2 जो है वो आपके पास सिर्फ डी के साथ अटैच हो रहा है, तो बाकी सब की जगह 0 और डी वाले के नीचे 1। सी आपका 1 के साथ है, बी के साथ है और डी के साथ है। 4 आपका इस रिलेशन आर के तहत किसी के साथ अटैच नहीं हो रहा। सिमिलरली आप क्या करें, आप रिलेशन एस की मैट्रिक्स फॉर्म बना लें। अब मैट्रिक्स जो रिलेशन एस है वो बी से सी तक है। मैंने क्या किया, मैंने मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन रिलेशन आर की भी लिख ली है, ये रेड कलर वाली जो है, ठीक है। और इसी तरीके से मैंने रिलेशन एस की भी मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन लिख ली है। मैं इसकी डायरेक्ट कंपोजिशन निकालना चाह रही हूँ। इसकी कंपोजिशन आपके पास दोनों की क्या बनेगी वो मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा रही हूँ कि एम बेसिकली आपके पास क्या होगा, जो आपकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आर की होगी और जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आपकी एस की होगी, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लें। ये सारा आपके पास क्या है, ये जो ब्लैक कलर में लिखा हुआ है ये एम आर है, और ये जो ब्लैक कलर में लिखा हुआ है ये आपके पास एम एस है। दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर मिलेगा आपको वो बेसिकली क्या मिलेगा, उसी तरीके से यहाँ पर आपके पास 1 2 3 और 4 आ गया, और यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, एक्स वाई जेड। क्यों, क्योंकि आपने आर कंपोजिशन एस निकालनी है, वो ए से सी तक है। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं, पहली रो को पहले कॉलम से, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से, फिर पहली रो को तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सिंपल आंसर जो लास्ट में आपके पास आएगा वो बेसिकली ये आएगा, 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0।
अच्छा, इसकी नॉन जीरो एंट्रीज देखें, वो कौन कौन सी है, ये और ये, जिसको मैं ब्लॉक में करने लगी हूं। ये नॉन जीरो एंट्री है, ये नॉन जीरो एंट्री है, और ये नॉन जीरो एंट्री है। ये तो मैंने मल्टीप्लीकेशन के बाद निकाली है। और अगर मैं डायरेक्ट वाली को देखूं तो इसकी भी नॉन जीरो एंट्रीज उसी जगह पर नहीं है। 1, ये भी 1। इस चीज से बालातर होके सोचें कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, उससे हमारा कोई लिंक नहीं है। हमने सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि नॉन जीरो एंट्रीज जो हैं वो सेम है। इसकी भी नॉन जीरो एंट्रीज 3 है और उनकी पोजीशन सेम होनी चाहिए। इसकी भी नॉन जीरो एंट्रीज 3 है, और देखें ये सेकंड रो में थर्ड कॉलम पर है, ये भी सेकंड रो में थर्ड कॉलम पर है। तो ये भी आपके पास कंपोजिशन है और ये भी कंपोजिशन है। तो यहाँ से हम लोगों ने ये नोट किया है कि जो आपके पास मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, ये बेसिकली मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर कंपोजिशन एस है, वो सेम नॉन जीरो एंट्रीज देती है, जस्ट लाइक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एम आर एंड एम एस। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिकली क्या थी, एग्जाम्पल थी जिसमें मैंने आपको कंपोजिशन ऑफ रिलेशन थ्रू मैट्रिसेस बताया है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस करने के बाद फिर आगे मूव करेंगे, एक थ्योरम प्रूव करेंगे आज। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आपको क्या कह रहा है कि आपके पास सेट ए ये है, बी ये है, सी ये है। आपने कंसीडर रिलेशन करने हैं। आर जो है रिलेशन वो ए से बी तक है। एस जो रिलेशन है वो आपका बी टू सी तक है। रिलेशन आर भी दे रखा है, रिलेशन एस भी दे रखा है। आपको क्या कहता है, आप उनकी कंपोजिशन फाइंड आउट करें। कंपोजिशन फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको एरो डायग्राम बताई है कि आप एरो डायग्राम से बना लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। एरो डायग्राम देखें, ये आपने डिस्क जनरेट कर ली। डिस्क ज्वाइंट डिस्क आपने बनानी होती है एक दूसरे से दूर दूर, क्योंकि ये 3 है। और उसके बाद आपने क्या करना होता है, इसमें इनके एलिमेंट्स को कोट कर दें। ए के एलिमेंट 1 2 3 है, इसके एलिमेंट ए बी सी हैं, और इसके एलिमेंट्स एक्स वाई जेड हैं। ए और ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है, ये आपके पास सी है। जो ए और बी को रिलेट कर रहा है वो रिलेशन आर है, और जो बी और सी को रिलेट कर रहा है वो रिलेशन एस है। ठीक है, और 1 अटैच हो रहा है किसके साथ, बी के साथ। 2 अटैच हो रहा है ए के साथ। 2 अटैच हो रहा है सी के साथ। फर्दर मोर ए अटैच हो रहा है रिलेशन एस के तहत वाई के साथ, बी एक्स के साथ, सी आपके पास वाई के साथ, और इसी तरीके से सी आपका जेड के साथ अटैच हो रहा है। अब आपने क्या करना है, आपने कंपोजिशन बनानी है इसकी। आर कंपोजिशन एस, तो आप फर्स्ट एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट, फर्स्ट सेट से लास्ट सेट तक जो रिलेशन बनते हैं एलिमेंट्स के ऑर्डर्ड पेयर वाले वो उठा लेते हैं। 1 रिलेट हो रहा है बी के साथ और बी रिलेट हो रहा है एक्स के साथ। इसका मतलब है 1 रिलेट हो जाएगा एक्स के साथ आर कंपोजिशन एस के तहत। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर आप देखें तो वो आपके पास क्या है, 2 रिलेट हो रहा है ए के साथ और ए रिलेट हो रहा है वाई के साथ। तो मतलब मैं कह दूंगी 2 रिलेट हो रहा है वाई के साथ, दरमियान वाले को आपने मिस कर देना होता है। उसी तरीके से 2 रिलेट हो रहा है सी के साथ और सी रिलेट हो रहा है वाई के साथ, तो मतलब 2 वाई बनेगा, वो ऑलरेडी लिख चुके हैं। 2 रिलेट हो रहा है सी के साथ और सी रिलेट हो रहा है किसके साथ, जेड के साथ, तो मतलब एक रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर सॉरी आपका बन सकता है 2 और जेड। ये बेसिकली आपने क्या निकाली है, कंपोजिशन ऑफ आर एंड एस रिलेशन। ठीक है, ये आपके पास पार्ट नंबर ए था। पार्ट नंबर 2 में वो आपको क्या कह रहा है, वो कह रहा है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन आर निकालें, रिलेशन एस निकालें, कंपोजिशन ऑफ रिलेशन निकालें, और फर्दर वो आपको कहता है कि आपने कंपेयर करना है मैट्रिक्स रिलेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ रिलेशन विद प्रोडक्ट ऑफ एम आर एंड एम एस। तो आपने मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालनी है एम आर के लिए। तो सबसे पहले हम एम आर निकाल लेते हैं। एम आर आपके पास क्या है, उसी तरीके से आप रेक्टेंगुलर एरे ड्रॉ करते हैं, और आर आपको पता है कहाँ से कहाँ तक है, ए से बी। तो आपने यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पर बी के एलिमेंट्स ए बी सी,
और रिलेशन के तहत आपने एंट्रीज देनी है। 1 बी के साथ अटैच हो रहा है, इस जगह 0, इसकी जगह 1 0। 2 ए के साथ अटैच हो रहा है और सी के साथ, ए के साथ अटैच हुआ और सी के साथ, और 3 किसी के साथ भी अटैच नहीं हो रहा है यहाँ देखें, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा 0। ये आपके पास एम आर बन गया। इसी तरीके से अब आप क्या फाइंड आउट करेंगे, एम एस फाइंड आउट करेंगे। एम एस के लिए भी आप क्या करें, अब एस देख लें कहाँ से कहाँ तक है, बी से सी तक है, तो बी के एलिमेंट्स यहाँ पर आएंगे ए बी सी, और आपके पास एस क्या है, सी तक है, तो सी के एलिमेंट्स हैं एक्स वाई जेड। और अब की बार आपने एस रिलेशन देखना है। कौन सा रिलेशन देखना है आपने, एस रिलेशन देखना है। एस रिलेशन के तहत जो आपके पास रिलेट हो रहा है, ए वाई के साथ अटैच हो रहा है, मतलब यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ 1 यहाँ 0। बी एक्स के साथ अटैच हो रहा है, यहाँ 1 ये दोनों 0। सी आपका वाई और जेड के साथ अटैच हो रहा है, यहाँ दोनों क्या हो जाएंगे 1 1, ठीक है। और अगर आप रिकॉल करें तो पार्ट नंबर 1 में जो मैंने कंपोजिशन आपको लिखवाई है आर कंपोजिशन एस, तो उसके ऑर्डर्ड पेयर अगर आप देखें रिवाइंड करके वीडियो को, तो 1x, उसके बाद 2y, उसके बाद 2z है। और कंपोजिशन आपको पता है पहले सेट से आखिरी सेट तक होती है। तो अगर मैं यहाँ पर क्या बनाऊं, बनाने लगी हूँ मैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपोजिशन ROS, तो पहला वाला सेट मेरे पास क्या होगा, ए, उसके एलिमेंट्स मैं रोज बनाऊंगी 1 2 3, और लास्ट वाला कंपोजिशन में सी आएगा, तो उसके लिए मैं एक्स वाई जेड उठाऊंगी, और इस रिलेशन के तहत अब मैं 0 या 1 लगाऊंगी। तो मेरे पास यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 1x के साथ रिलेट हो रहा है 1 आएगा 0 0, 2y के साथ रिलेट हो रहा है और 2z के साथ रिलेट हो रहा है, तो यहाँ 1, बाकी 3 किसी के साथ रिलेट नहीं हो रहा, तो ये 0। अच्छा, उसके बाद मुझे वो क्या कहता है, मुझे ये कह रहा है कि आप, ये मैंने इसकी रिप्रेजेंटेशंस बना ली हैं। अब मुझे कह रहा है कि आपने कंपेयर करना है ROS को मल्टीप्लिकेशन ऑफ MR और MS, मतलब MR और MS की मल्टीप्लिकेशन अगर मैंने निकालनी है तो वो मैंने किस तरीके से निकालनी है वो ज़रा देखें। अब मैं निकाल रही हूँ MR और MS मल्टीप्लाई, जिस तरह आप आम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो चीज़ आपके पास बचेगी वो क्या बनेगी, वो आपके पास ये बनेगी। मतलब अब की बार आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। पहले ये वाला ब्लू कॉलम लिखना है यहाँ पर सारा मैट्रिक्स, और फिर ये वाला ब्लू आगे लिख के उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, आपके पास आंसर 0, 1 इंटू 1 1 और 0 इंटू 0, तो यहाँ पर आ गया आपके पास 1। फिर पहली रो को सेकंड कॉलम से जब करेंगे तो आपके पास आंसर क्या, सारा का सारा 0 जनरेट हो जाएगा। इसी तरीके से पहले रो को लास्ट वाले कॉलम से करें तो आंसर 0, सेकंड रो को उठा लें तो यहाँ पर आंसर आपके पास क्या बनेगा 0। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 1 1 एंड 1 विल बी 2, और यहाँ पर अगेन क्या बन जाएगा आपके पास 1, और लास्ट में आप उसी तरीके से मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा तो आपके पास 0 बनेगा। तो ये देखें, ये मैंने दो मैट्रिसेस की रिप्रेजेंटेशंस को मल्टीप्लाई किया है। दो मैट्रिसेस की रिप्रेजेंटेशन को मल्टीप्लाई करने से मेरे पास क्या हुआ है कि मेरे पास जो ये नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं, इसका पहली रो पहले कॉलम में है और इसका भी पहली रो पहले कॉलम में नॉन ज़ीरो एलिमेंट है। सेकंड रो सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो थर्ड एलिमेंट, सेकंड रो थर्ड एलिमेंट। नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स क्या हैं आपके, वो सेम है। तो हम लोगों ने यहाँ पर कंपैरिजन करने के बाद ये ऑब्जर्व किया, वी ऑब्जर्व दैट मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपोजिशन and product of matrix representation of two relations have the same non-zero entries, non-zero entries। आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि सेम ज़ीरो एंट्रीज, जब सेम ज़ीरो एंट्रीज हो जाएंगी तो नॉन ज़ीरो भी सेम हो जाएंगी। तो ये आपके पास क्वेश्चन था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन में वो आपको क्या कह रहा है, वो कह रहा है आर और एस आपके पास रिलेशन है किसी सेट ए पर, और आर मैंने आपको डिफाइन करके दे दिया है, एस भी डिफाइन करके दे दिया है। आपने क्या पता करना है, आपने आर इंटरसेक्शन एस पता करना है, आर यूनियन एस पता करना है और आर कॉम्प्लीमेंट पता करना है। बहुत आसान है। आर इंटरसेक्शन एस, जैसे आप आम इंटरसेक्शन सेट्स की लेते हैं, दोनों में जो चीज़ कॉमन है वो निकाल लें। दोनों में कॉमन 1 और 2 है आपके पास। उसके बाद और क्या चीज़ है, 3 और 3 आपके पास कॉमन है। या आपने यूनियन सॉरी इंटरसेक्शन निकाल लिया। अब आप इसका इन दोनों का यूनियन निकालना चाह रहे हैं। यूनियन निकालने तो आप पहले 1 1 से रिलेट हो रहा है, ठीक है, फिर 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, ठीक है, रिपीटिशन अलाउ नहीं होती। फिर आपने देखा कि 2 1 वाला है दोनों में, फिर 2 2 वाला यहाँ पर मौजूद नहीं है, फिर 2 3 है, ठीक है, फिर 3 1 के साथ रिलेट हो रहा है, यहाँ पर देखें 3 1 के साथ रिलेट हो रहा है, 3 2 के साथ रिलेट ना इसमें है ना इसमें है, वो नहीं आएगा, और फिर 3 3 के साथ रिलेट हो रहा है, रिपीटिशन अलाउ नहीं है। उसके बाद आप देखें आपके पास आर कॉम्प्लीमेंट, आर कॉम्प्लीमेंट ज़रा गौर से देख लें किस तरीके से है कि इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। 1 1 से रिलेट हो रहा है, 1 2 से रिलेट हो रहा है, 1 किस से रिलेट नहीं हो रहा, 1 3 से रिलेट नहीं हो रहा, तो वो ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट में जाएगा। आगे देखें 2 3 से रिलेट हो रहा है, मतलब 2 1 से रिलेट नहीं हुआ इस आर में, और 2 2 से भी रिलेट नहीं हुआ, वो कॉम्प्लीमेंट में चला गया। 3 1 से रिलेट हो रहा है, 3 2 से रिलेट नहीं हुआ, तो वो किस में चला गया, कॉम्प्लीमेंट में चला गया। तो ये आपके पास क्या था, पार्ट नंबर ए था। इसी तरीके से पार्ट नंबर बी में वो आपको क्या कह रहा है, ही इज सेइंग कि आप फाइंड आउट कर लें आर कंपोजिशन एस। तो वो आपने उसी तरीके से डायग्राम बनाते हुए, एरो डायग्राम बनाते हुए आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं इसको डायरेक्टली लिख रही हूँ, 1 1 से रिलेट हो रहा है और देन 1 2 से रिलेट होगा। इसके लिए आपने ट्री डायग्राम बना लेनी है, तो आसानी से आप निकाल पाएंगे। 1 3 से रिलेट हो रहा है, ठीक है, कंपोजिशन के तहत कह रही हूँ। इसी तरीके से 1 1 से रिलेट होगा, 2 3 के साथ रिलेट होगा, 3 2 के साथ रिलेट होगा, और 3 3 के साथ रिलेट होगा। ये मैंने जब लेक्चर स्टार्ट किया है तो मैंने कंपोजिशन जो है 2 क्वेश्चंस कराए हैं आपको, एरो डायग्राम से आपने उस तरीके से कर लेना। और एस स्केयर का मतलब है एस कंपोजिशन एस, तो इसकी भी आपने डायग्राम बनानी है और दोनों ही एस लेने हैं, दोनों ही एलिमेंट्स क्या लेने हैं आपने, एस लेने हैं, रिलेशन सॉरी एस लेने हैं। और उसके तहत आपके पास जो रिलेशन बनेगा 1 1 1 3 2 2 2 3 और 3 3। ये जो मैंने ब्लैक कलर में किए हैं पार्ट्स, ये आप एरो डायग्राम से करेंगे तो आप आसानी से ये निकाल लेंगे। अगर एरो डायग्राम नहीं बनाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, तो आप ये नहीं निकाल पाएंगे। थ्योरम की तरफ मूव करते हैं। कहता है थ्योरम, ये थ्योरम बेसिकली 3.1 है। लेट ए बी सी एंड डी बी सेट्स। सपोज आर आपके पास रिलेशन है ए से बी तक, एस आपका रिलेशन है बी टू सी तक, और टी आपका रिलेशन है सी से डी तक। तो आपने प्रूव करना है आर कंपोजिशन एस कंपोजिशन टी। बेसिकली आप इंटरचेंज करें, दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कंपोजिशन ऑफ रिलेशन इज एसोसिएटिव, क्योंकि आप इसकी ब्रैकेट्स चेंज कर चुके हो। तो इसको प्रूव करना है। इक्वेलिटी आपको बताया हुआ कि जब कभी भी आप इक्वेलिटी प्रूव करते हैं तो बेसिकली आपने कंटेनमेंट को प्रूव करना होता है, क्योंकि इक्वल सेट्स जो होते हैं वो कंटेनमेंट के रिलेशन को फुलफिल करते होते हैं। मतलब ए कंटेन करता होता है बी में और बी कंटेन करना होता है ए में, तब आप ए इज इक्वल टू बी लिखते हैं। तो मैं इस चीज़ को पहले इसमें कंटेन करवाऊंगी, और इसको इस चीज़ में कंटेन करवाने के लिए पहले मैं यहाँ पर ये सिर्फ स्टेरिक लगा रही हूँ, ये जो है ना प्रूफ का हिस्सा नहीं है। मैंने बार बार ये चीज़ लिखनी है, इसलिए मैं पहले लिख रही हूँ कि आर ओ एस मैंने आपको डिफाइन किया है। वो किस तरीके से होता है, वो इस तरीके से होता है कि ए और सी का ऑर्डर्ड पेयर होता है, और देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग करता है कैपिटल बी से, जिसके लिए आप क्या कहते हैं, फॉर विच जो ऑर्डर्ड पेयर ए भी होता है वो आर से बिलोंग करता होता है, और जो ऑर्डर्ड पेयर बी और सी होता है वो आपके पास एस से बिलोंग करता है। ये डेफिनेशन है बेसिकली कंपोजिशन की। मैंने अब कंपोजिशन ये लेनी है। 3 हो गए हैं सेट्स यहाँ पर, अगर आप देखें ना तो 3 रिलेशंस हैं, आर है, एस है और टी है। मेरे पास यहाँ पर 2 थे, तो मैं 3 को किस तरीके से रिलेट करूँगी वो मैं यहाँ पर आपके पास सामने प्रूव करने लगी हूँ इसका।
कि मैंने लेना है एलिमेंट कहाँ से, इस और इस में से। तो मैं लेट क्या करूँगी, पहले वाले एलिमेंट से मैं ए लूँगी। क्यों? क्योंकि पहला वाला रिलेशन ए टू बी है और लास्ट मेरा टी है। टी का लास्ट एंड क्या है, डी। मतलब मैं ऑर्डर्ड पेयर जो उठाऊंगी वो इस सेंस से कि पहला एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का पहले रिलेशन से होना चाहिए, मतलब पहले रिलेशन के पहले सेट से, और लास्ट वाला ऑर्डर्ड पेयर का जो यहाँ पर एलिमेंट आएगा वो इस टी के लास्ट में से होना चाहिए। और इस टी एंड कहाँ पर हो रहा है, डी पर, क्योंकि मैंने ए से डी तक ये कंपोजिशन मुझे पता है। मतलब ए डी किससे बिलोंग कर रहा है, ए डी बिलोंग कर रहा है आर कंपोजिशन एस कंपोजिशन टी से। अब जरा ये देखें कि जब मैंने आर कंपोजिशन एस की कंपोजिशन ली टी, तो इन दोनों के दरमियान में क्या चीज़ मेरे पास आई, मैं रफली यहाँ पर ड्रॉ करने लगी हूँ कि यहाँ पर आपके पास ए था, यहाँ पर आपके पास बी था, यहाँ पर आपके पास क्या था, सी था, और ये आपके पास क्या है, डी। इन दोनों को जो रिलेट करता है वो आपके पास आर है, इन दोनों को जो रिलेट करता है वो एस है, और इन दोनों को जो रिलेट कर रहा है वो टी है। अब आपने क्या करना है, आप यहाँ से गौर करें, आर ओ एस मतलब ए और सी को रिलेट करता है। आर ओ एस किसको रिलेट करता है, मतलब आर कंपोजिशन एस जो है वो ए और सी को रिलेट करता है। आपने क्या करना है, इसको टी के साथ रिलेट करना है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने ये वाली कंडीशन लेनी है तो इन दोनों के दरम्यान, मतलब ये चीज़ बन चुकी है आपके पास, ए सी और डी। आपके पास एलिमेंट ए का भी आ चुका है, आपके पास एलिमेंट डी का भी आ चुका है। कौन सी चीज़ दरमियान में कॉमन है, सी कॉमन है। इस केस में बी कॉमन था तो बी का एलिमेंट आया। अब इस केस में आपके पास सी कॉमन है तो सी का एलिमेंट आएगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू कैपिटल सी फॉर विच, जिसके लिए ज़रा गौर करिएगा, बी बिलोंग्स टू बी फॉर विच बी अटैच हुआ था पहले एलिमेंट के साथ। मतलब यहाँ पहला एलिमेंट ए है, उसके साथ मैंने सी को अटैच करना है, तो वो किससे बिलोंग करेगा, बिलोंग करना चाहिए उसको, बिलोंग करना चाहिए ए सी को आर कंपोजिशन एस और टी। अब देखिएगा यहाँ पर गौर करिएगा कि मैंने क्या करना है, यहाँ पर दोबारा कंपोजिशन की डेफिनेशन लगानी है, लेकिन अब की बार मैंने कंपोजिशन आर कंपोजिशन एस लगाना है। मैंने आपको बताया है कि ये आपके पास ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। यहाँ पर ये इनके दरमियान में आर आता है, इन दोनों को रिलेट करता है, ये एस है और इन दोनों को रिलेट करता है टी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बेसिकली कंपोजिशन को डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन कंपोजिशन कौन सी, आर ओ एस। मतलब आर ओ एस का मतलब, आर कंपोजिशन एस का मतलब है ए से सी, दरमियान में क्या आएगा, बी। तो हम कहेंगे यहाँ पर देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू बी फॉर विच, जिसके लिए क्या होगा, इस बी को आप अटैच करते हैं पहले एलिमेंट के साथ, मतलब ए बी बनेगा, और वो बिलोंग करना चाहिए आपके पास किधर से, आर से। एंड दूसरा पेयर आपके पास क्या बनेगा, बी सी, वो बिलोंग करना चाहिए एस से, और ये एंड के बाद एज इट इज। अब इसको देखें, अपने प्रूफ को देखें, तो आपने अब की बार कंपोजिशन बनानी है किसकी, एस कंपोजिशन टी। मतलब आप पहले वाले एलिमेंट्स को एज इट इज रखें, मतलब क्या कि ए बी बिलोंग्स टू आर एज इट इज है, ए बी बिलोंग्स टू आर, लेकिन इन दोनों को आप कंबाइन करने लगे हैं आप, मतलब एस और टी की कंपोजिशन बनाने के लिए। एस और टी की कंपोजिशन बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सी सेंटर में है उसको ओमिट कर देंगे, मतलब बी और डी वो किसका एलिमेंट बन जाएगा, वो आपके पास अब ना एस का एलिमेंट है ना टी का, वो एस कंपोजिशन टी का एलिमेंट है। अब मैंने आर और एस कंपोजिशन टी की कंपोजिशन बनानी है, तो मैंने इनको इकट्ठा कर लेना है। इनको इकट्ठा करने के लिए मजीद दरमियान में क्या ऑर्डर्ड पेयर, जो ऑर्डर पेयर का एलिमेंट कौन सा सेम है, बी सेम है। इसका मतलब है आपकी बार जो कंपोजिशन का एलिमेंट बनेगा वो ए से लेके डी तक बनेगा, और वो बिलोंग करेगा किससे, आर
कंपोजिशन एस कंपोजिशन टी। अगर गौर करें ए डी लिया आपने यहाँ से था, आया यहाँ पर, इसका मतलब है कि आपके पास आर कंपोजिशन एस कंपोजिशन टी इज कंटेन्ड इन व्हाट, आर कंपोजिशन एस कंपोजिशन टी। नेम इट एज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, सिमिलरली मैं यहीं पे लिखने लगी हूँ, सिमिलरली में आप आर कंपोजिशन एस कंपोजिशन को कंटेन करवा सकते हैं किस में, आर कंपोजिशन एस विथ कंपोजिशन टी। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई। बाय 1 और 2 आपके पास क्या हो जाएगा, 1 और 2 को अगर आप देखें तो कंटेनमेंट रिलेशन से आपका अब रिलेशन इक्वलिटी का प्रूव हो चुका है, क्योंकि ए कंटेन कर चुका है बी में और बी कंटेन कर चुका है किस में, ए में। तो ये आपके पास क्या आ गया, आपका रेलेवेंट प्रूफ। डियर व्यूवर्स, तो ये था आपके पास आज का लेक्चर। उम्मीद है आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मैथ्स बॉक्स की टीम को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।